करते हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। मैं मिथुन एमवेडोनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट पेपर वन ईवीएस पोर्शन से चैप्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं थिंग्स वी डू चैप्टर या टॉपिक के बारे में। इसमें बेसिकली हम कुछ डांस फॉर्म्स और जो अलग अलग तरह के प्रोफेशंस होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक वेल नोन पीपल जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि अ, एक इंडियन होने के नाते हमें पता होना चाहिए। ऐसे कुछ कंटेंट्स इस पूरे चैप्टर में हमें कवर करना है। ये हमारे जीके को भी, जनरल नॉलेज को भी एनहेंस करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है, व्यवसाय या ऑक्यूपेशन जिसको हम बोलते हैं। The word profession means that it is a paid occupation, any type of job, work that needs training or particular skills. Profession provides income and source of livelihood. तो प्रोफेशन या व्यवसाय या हम बोल सकते हैं हमारा हम जो भी काम करते हैं उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, जो हमारी लाइवलीहुड के लिए, इनकम के लिए, जीवन को चलाने के लिए ज़रूरत है। हर व्यक्ति को किसी कोई ना कोई प्रोफेशन चुनना होता है और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम कोई काम करते हैं जिसके बदले में हमें सैलरी या पैसा मिलता है। यस, जो हमें हमारे जीवन को चलाने में काम आता है। और ये जो प्रोफेशन होता है ये डिपेंड करता है हमारी स्किल्स पर। या पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए हमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग और स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पॉटर है, कुम्हार है, तो उसे ट्रेनिंग लेनी होगी पहले कि किस तरीके से रॉ मड को तैयार किया जाता है, क्ले को तैयार किया जाता है और फिर उसे अलग अलग तरह के शेप में कैसे डेवलप किया जाता है और फिर फर्दर उसको जो प्रोसेस है उससे कंप्लीट एक पॉट या कोई भी इस तरह के यूटेंसिल्स बनाने में उसे पारंगत होना पड़ता है। तब जाके वो उसका प्रोफेशन बन पाता है। तो अल्टीमेटली इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है और पर्टिकुलर स्किल्स की भी ज़रूरत है। यस, ट्रेनिंग और स्किल्स में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग और स्किल्स में ये डिफरेंस है, ट्रेनिंग मतलब जो हम ट्रेनिंग लेते हैं किसी तरह की। मान लीजिए किसी कुम्हार ने ही या कोई व्यक्ति जो कुम्हार बनना चाहता है, उसने अपने परिवार के लोगों से कुम्हारी का काम सीखा, पॉटर का काम सीखा, ये उसकी ट्रेनिंग हो गई। लेकिन स्किल्स वो है जो वो यूज़ कर रहा है। इट मीन्स हम कोई कुम्हार है, उसने अपने पेरेंट्स से या अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कुम्हारी का काम तो सीखा, लेकिन उसके काम में वो परफेक्शन नहीं आया या वो अपनी ओर से कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाए। ये हमारी स्किल्स है, हमारा कौशल है कि उसी मड को जो पॉट बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो कॉमन है लेकिन स्किल्स जब उसमें ऐड होगी, कौशल जब उसमें ऐड होगा, तो उस प्रोडक्ट का परफेक्शन, उस प्रोडक्ट में हमें परफेक्शन दिखेगा। जैसे हम सिंगिंग वाले घरानों की बात करते हैं तो उसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिंगर्स निकलते हैं, लेकिन परिवार का हर बच्चा ट्रेनिंग लेने के बाद एक मशहूर सिंगर नहीं बन पाता। मशहूर सिंगर वही बन पाता है जो अपनी स्किल्स को फर्दर इम्प्रोवाइज करता है, फर्दर उसमें बारीकियों पर जाता है या और बेहतर करता है। तो ये बात हो गई प्रोफेशन की। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के प्रोफेशन की। जैसे हमने अभी पोर्टर के बारे में बात किया, तो एक तो प्रोफेशन का नाम हो गया और वो क्या काम करता है। यस, तो मैकेनिक हमें पता है कि मोटरसाइकिल या कार्स को रिपेयर करता है। ब्लैक स्मिथ मोल्ड्स आयरन इम्प्लीमेंट्स जिसको हम लोहार कहते हैं। कॉबलर जो शूज़ को रिपेयर करता है या बनाता है। इंजीनियर जो हाउस बनाता है, तमाम तरह के इंजीनियर्स आ सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के, मतलब जो सीएस लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब सिविल इंजीनियर की बात हो रही है। लॉगरिथम कंप्यूटर मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट से, या फिर हम बात करें सीएस से अपना इंजीनियरिंग करते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट्स द पेशेंट्स, देन लेबरर परफॉर्म्स वर्क एंड गिव्स हिज लेबर, मतलब जिसको हम बोलते हैं लेबर, सिंपली हम बोलते हैं मजदूर। यस, पोस्टमैन हमें पता है जो चिट्ठियां लेकर आते हैं हमारे लिए। टीचर जो हमें पढ़ाते हैं।
A vegetables and fruit seller सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. शॉपकीपर, इसको ग्रोसर भी हम बोलते हैं. देन शॉपकीपर सेल्स वेरियस डेली यूज कमोडिटीज. पॉटर के बारे में हमने बात की. वॉशरमैन, जिसको हम धोबी कहते हैं. देन एस्ट्रोनॉट, प्रोफेसर हु एक्सप्लोर्स स्पेस, स्पेस से रिलेटेड स्टडीज करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं स्पेस को. साइंटिस्ट, जो रिसर्च करते हैं. फार्मर, जो किसानी करते हैं, कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री भी. कंप्लीट एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं वो फार्मर कहलाएंगे. माइनर, जो माइन करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं. गोल्ड स्मिथ, जिसे हम सामान्य भाषा में सुनहार कहते हैं, सुनार. यस. पायलट. ऐसे तमाम प्रोफेशन हो सकते हैं. अलग अलग जितने तरह के काम हैं उतने ही तरह के प्रोफेशन होंगे. यस. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कुछ इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस की. एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं. यस. फील्ड ऑफ प्रोफेशन. तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन of the soil for growing crops and rearing animals for food, wool, etc. तो एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप को ग्रो करना, फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, ये मेजर दो प्रोसेस हैं एग्रीकल्चर के. जनरली एग्रीकल्चर वर्ड सुनते से क्लिक होता है खेती, किसानी. यस. लेकिन इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री को भी ऐड करते हैं. ऐसे तमाम किसान हैं जो खेती के साथ साथ कैटल्स रखते हैं, गायें भैंसें उनके पास हैं, जो मिल्क का व्यवसाय भी पैरेलल करते हैं. यस. तो एग्रीकल्चर में ये लोग आ जाएंगे. लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये डेटा हर साल चेंज होता है, फिर भी अराउंड 60 to 70% पॉपुलेशन जो है, जो जो जॉब में है, जो किसी तरह की इनकम कर रही है, वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है. चाहे वो उनके खुद के खेत हो, चाहे वो दूसरों के खेत में काम करते हैं. नो डाउट जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा या प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल नहीं है. लेकिन जॉब देने में, नौकरियां देने में सबसे बड़ी संख्या प्राइमरी सेक्टर की है. प्राइमरी सेक्टर हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, ऐसा बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है. और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एग्रीकल्चर का होता है. इसीलिए हम देखते हैं गवर्नमेंट तमाम तरह की सब्सिडीज, तमाम तरह की पॉलिसीज किसानों के लिए लाती है, या किसानों के लिए हमेशा बात की जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो किसानी से या एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू ऑल द कंट्रीमैन. हमें याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी के समय को, जब भारत में अनाज की कमी थी और उन्होंने अपने ही बैकयार्ड में प्रधानमंत्री जो का जो निवास स्थान है, उसके बैकयार्ड में खेती की और देश के लोगों को खेती के लिए प्रेरित किया कि वो भी अपने ज़रूरत के अनुसार सब्जियों को, या जो भी उनके पास उपलब्ध ज़मीन है उसमें किसी ना किसी प्रकार की खेती करें, ताकि देश से जो खाने की या भोजन की या अनाज की कमी है, उसे उसकी मात्रा को कम किया जा सके, उसकी कमी को कम किया जा सके. और साथ ही साथ उन्होंने एक दिन के उपवास का, शायद गुरुवार का, जहाँ तक मुझे याद है, गुरुवार के उपवास के लिए देश के लोगों को प्रेरित किया. और ये करने से पहले उन्होंने खुद अपने पूरे परिवार को 1 सप्ताह गुरुवार के उपवास के लिए प्रेरित किया. और वो उपवास रखने के बाद जब उन्हें लगा कि हाँ, जब मैं कर सकता हूँ तो देश का हर नागरिक इस और आगे बढ़ सकता है. सो ये कुछ जुड़ी हुई बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए. आज हम ऐसी स्थिति में हैं जब हमारे देश के पास बल्क स्टॉक है या बफर स्टॉक है. बफर स्टॉक उसे कहा जाता है जो यूज़ के बाद बचता है. मतलब अगर मान लीजिए कोई देश है और उसकी खपत एक्स क्विंटल्स हैं अनाज की, तो एक्स प्लस में जो भी होगा उसे हम बफर स्टॉक बोलेंगे. और ये बफर स्टॉक कब काम आता है? जब देश में किसी तरह का संकट आता है, चाहे वो बारिश कम होने से फसलों की कम उपज हो, बाढ़ होने की वजह से, या जैसे अभी हमने देखा था लॉकडाउन के समय गवर्नमेंट ने आई थिंक इस दीपावली तक अनाज को बहुत नॉमिनल अमाउंट पर या फ्री कर रखा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए. तो ये कुछ
जगह है जहाँ पर ये बफर स्टॉक यूज होता है। आज हम ऐसी स्थिति में है, ये अच्छी बात है। अन्यथा हमें हमारे देश की पूर्ति के लिए, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि इनकी भोजन की पूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ा था, ऐसा भी समय था। For proper farming, it is important that good variety of seed is given to farmers. Proper irrigation facilities should be provided. Use of organic manure should be promoted. New instrument and technique should be made available to the farmers. हम इन सबको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, कि आज़ादी के जस्ट बाद जो 5 ईयर प्लान्स थे कंट्री के, उसमें लगातार एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया गया। उसमें बहुत हद तक जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, और वीडीसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, इसका लार्ज स्केल पर यूज़ किया गया। नो डाउट ये उस समय की दरकार थी, ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे देश में अनाज की काफ़ी कमी थी, किल्लत थी। तो उसके बाद आज की स्थिति देखेंगे तो नो डाउट वी हैव बेटर रिसोर्सेस, वी हैव बेटर टेक्नोलॉजी, एंड नाउ द डिमांड इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर रिसोर्सेस एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नो डाउट हमें जाना पड़ेगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर, हमें जाना पड़ेगा मैन्योर पर, हमें जाना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। यस, use of chemicals and fertilizers should be reduced as they cause pollution. Intercropping or mixed cropping should be promoted because such cropping can replenish the soil with nutrients and help in retaining nutrients in the soil. हमें पता है, मान लीजिए मेरे घर में अमित आता है और अमित को मीठा खाना पसंद है, और लगातार अमित अगर हम मेरे घर पर आता रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी मीठा बना हुआ है घर पर वो खत्म हो जाएगा। यस, तो इसी प्रकार से अगर एक ही तरह की फसल किसी एक भूमिखंड पर, एक भूखंड पर बार बार लगाई जाए तो उस फसल के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगातार उस सॉइल से खत्म होते जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी उस जमीन में, उस मिट्टी में हो जाएगी, और फिर पैदावार पर इसका असर होगा। तो अगर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग पे जाते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब या इंटरक्रॉपिंग का मतलब एक ही साथ एक ही जमीन पर दो या दो से ज्यादा तरह की फसल लगाई जाए। जैसे कि हम देखते हैं चना और गेहूं एक साथ लगाया जाता है, या सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी और पालक एक साथ लगाया जाता है। इस तरह की इंटरक्रॉपिंग करने से जमीन मरे पर या भूखंड पर एक तरह के न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती। यस, और इससे ये भी होता है, मान लीजिए किसी एक फसल पर फसल का उत्पादन ठीक नहीं हुआ तो दूसरे फसल से आमदनी हो जाती है, या किसी एक फसल पर किसी प्रकार के कीट पतंग का अटैक हुआ, लार्ज स्केल पर उन्होंने फसल को बर्बाद किया, तो दूसरी फसल सेफ रहती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है। और जमीन को भी मौका मिल जाता है अलग अलग तरह की फसल उगाने से, कि एक फसल को उगाने पर जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई है उसको रिटेन करने में, उसको रिप्लेनिश करने में सॉइल को भी समय मिल जाता है। देन मोनोक्रॉपिंग एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल बैरन। मोनोक्रॉपिंग मतलब, जैसे यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात हो रही है, मतलब दो या दो से ज़्यादा तरह के क्रॉप को एक साथ ग्रो किया जाए। मोनोक्रॉपिंग का अर्थ ये होता है कि एक ही तरह की जो क्रॉपिंग या एक ही फसल को बार बार उगाने से, और फर्टिलाइजर्स आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे क्योंकि उस एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा। तो मोनोक्रॉपिंग की वजह से एक्सेसिव फर्टिलाइजर भी यूज़ करना पड़ता है, जो धीरे धीरे ज़मीन को बैरन कर देता है, बंजर कर देता है। यस, to get better yield of milk, meat, and wool, breeding of domesticated animals should be done with superior trait animals. तो नो डाउट हम देखते हैं कैटल फार्मिंग, या जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री में भी विशेष प्रकार के या जेनेटिकली डेवलप्ड कैटल्स को यूज़ किया जाता है, जो अधिक मात्रा में हमें मिल्क या जो भी प्रोडक्ट हमें उनसे चाहिए वो प्रोड्यूस कर सके। यस, अब कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ली है। फेमस स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। तो कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं।
वैसे हमें पता ही है कि ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा ये टेबल, लगातार नए खिलाड़ी आते रहेंगे और नए नाम जुड़ते रहेंगे। तो हम बात करते हैं हॉकी की। मेजर ध्यानचंद जो सबसे ज़्यादा फेमस है हॉकी में गोल्ड दिलाने के लिए, या इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और रिसेंट अपडेट है कि जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था उसे ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा। यस। क्रिकेट के बारे में बात करें तो सचिन को कौन नहीं जानता, इसके पहले गावस्कर जी, फिर MS धोनी और विराट कोहली, ये कुछ फेमस नाम है क्रिकेट के। बैडमिंटन के बारे में बात करें, गोपी चंद या पुलेला गोपी चंद जो कि PV सिंधु के कोच भी हैं, और सानिया नेहवाल, ये तीनों ही फेमस टॉप रैंकिंग बैडमिंटन प्लेयर है। इसमें से PV सिंधु जिन्होंने रिसेंटली अभी ओलंपिक में भी मेडल जीता है, सानिया नेहवाल, ये फेमस टॉप रैंकिंग टॉप 5 टॉप 3 जो है वर्ल्ड रैंकिंग में ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के हैं। देन बात करें लॉन टेनिस, जो टेनिस महेश भूपति और लिएंडर पेस ने तो ओलंपिक मेडल भी जीता था। देन सानिया मिर्जा फेमस फीमेल लॉन टेनिस प्लेयर हैं, काफ़ी टाइटल्स इन्होंने भी जीते हैं। महेश भूपति भी फेमस टेनिस प्लेयर हैं भारत के। और लिएंडर पेस और महेश भूपति के पेयर का जो पेयर था, कपल्स, या हम बोलते हैं जो मेल पेयर था, तो इन्होंने लंबे समय तक लीड किया है कपल्स गेम को और टॉप रैंकिंग पे रहे हैं। फिर रेसलिंग की बात करें, सुशील कुमार, देन योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, इनको हम जानते हैं। बॉक्सिंग में बात करें, MC मैरी कॉम, कौन नहीं जानता, इन पर तो मूवी मूवी भी बनी है। और विजेंद्र सिंह, लेकिन विजेंद्र सिंह जो है अब इंडिया की तरफ से नहीं खेलकर क्लब की तरफ से या प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, बॉक्सर बन गए हैं। शूटिंग की बात करें, अभिनव बिंद्रा जो भारत का सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था ओलंपिक में, वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। यस। शूटिंग में एथलेटिक्स की बात करें तो PT उषा, अब और नाम जोड़ सकते हैं हम लोग जो रिसेंट ओलंपिक विनर्स हैं उनके नाम को ऐड किया जा सकता है। सबसे पहला एथलेटिक्स का गोल्ड अभी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अचीव किया है, तो यहाँ वो नाम भी होना चाहिए अगर हम रिसेंट अपडेट इसमें ऐड करें तो। देन वेट लिफ्टिंग, कर्णम मल्लेश्वरी, भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने, यहाँ उनके बारे में डिटेल दे रखा है। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर, शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश एंड हर फादर इज अ कांस्टेबल। She started lifting weight when she was only 12. She even lifted a weight of 130 kilogram. Karnam has won 29 medals in an international event. तो ये बड़ी बात है। अभी मल्लेश्वरी एक लंबे समय तक भारत की पहचान रही है ओलंपिक्स में। नो डाउट उनको कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन दूसरे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप और दूसरी कंपटीशन है वेट लिफ्टिंग की, उसमें ज़रूर उन्होंने काफ़ी मेडल्स जीते हैं। सो शी वॉज अ फेमस फिगर, स्टिल शी इज़ फेमस फिगर फॉर हर इनिशियल जो मार्क था, जहाँ वुमेन इन सब, भारत में वुमेन जो है इन सब कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा आगे नहीं आती थी, तो शी वॉज एन आइडियल फॉर ऑल द वुमेन हु वर लुकिंग फॉर be the part of weightlifting or all kind of such events, specifically athletics. चलिए, डांस, इट इज़ अ परफॉर्मेंस आर्ट comprises of selected human movement। तो डांस अगर हम बोलें तो नो डाउट म्यूज़िक के साथ खुद की बॉडी को, म्यूज़िक के साथ, रिदम के साथ खुद की बॉडी को अलग अलग पोस्चर में रिप्रेजेंट करना, अलग अलग एक्सप्रेशंस को दिखाना विद म्यूज़िक एज वेल एज द बॉडी शेप। यस। तो इसे हम डांस कहते हैं। और डांस हैज़ एस्थेटिक सिंबॉलिक वैल्यू एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है। हम कई मंदिरों में, कई ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में देखते हैं अलग अलग डांस के जो पोस्चर्स हैं या पोजीशंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड आर्ट। अब डिफरेंट डांस
काइंड्स को हम देखते हैं। लेट अस स्टार्टेड। डांस जैसे भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु में, और ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, देन गरबा गुजरात, भांगड़ा एंड गिद्धा हमें पता है पंजाब का फेमस डांस है, हम करते भी हैं। देन गरबा भी वेल नोन टू अस। देन मोहिनी अट्टायम, ये केरला का फोक डांस है। देन चेरा, क्या है ये, चेराव डांस, ये मिजोरम का फोक डांस है। देन राउफ एंड दामिली जम्मू एंड कश्मीर। देन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, केरला के दो डांस फॉर्म हो गए। यस, मोहिनी अट्टायम और दिस कथकली, both are related to Kerala. Then Kathak, Uttar Pradesh. Then तमाशार एंड लावनी, महाराष्ट्र, लावनी डांस काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र का। बिहू आसाम। देन बैम्बू डांस दैट इज़ फ्रॉम मणिपुर। देन घूमर एंड कालबेलिया, very famous dance forms of Rajasthan. You must have seen it even in Madhya Pradesh in different occasions. We see these dances very common in school programs. Then Fag, Swag and Dhap, that is from हरियाणा। तो हमें ये सारे डांस फॉर्म ध्यान में रखना है, इन्हें देख सकते हैं तो इनके वीडियोस ज़रूर देखें, तो आपको आपको आसान होगा इन सब डांस फॉर्म्स को याद रखना। Let us come to the festivals. So, India is a country of festivals. We all know इंडिया को त्योहारों का देश माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ त्योहार, क्योंकि वी आर हैविंग सच अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, सच अ डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशन। यस, तो कोई ना कोई त्योहार हर दिन ऐसा माना जाता है भारत के किसी न किसी कोने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल, सेलिब्रेट बाय कम्युनिटी। अगर फेस्टिवल को देखें तो कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी किसी तरह के सेलिब्रेट करता है, किसी तरह का सेलिब्रेशन करता है, उसे हम फेस्टिवल कहते हैं। ये रिलीजियस हो सकता है, नॉन रिलीजियस हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है, या नेशनल हॉलिडे या फिर नेशनल फेस्टिवल हो सकता है। स्पेसिफिक फेस्टिवल ऑफ स्पेसिफिक रीजन, अलग अलग जगहों के विशेष त्योहारों के बारे में देख लेते हैं जो हमारे देश में होता है। ओणम, ये हम भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये त्यौहार है केरला का। गणेश चतुर्थी हम भी करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर या जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वो है महाराष्ट्र। रथ यात्रा उड़ीसा, बहुत फेमस प्रोग्राम है। रथ यात्रा गुजरात में भी होती है, लेकिन इसका इनिशिएशन या सबसे जो बड़े स्तर पर होता है वो उड़ीसा में होता है। देन बैसाखी हमें पता है पंजाब का फेमस या ट्रेडिशनल त्यौहार है, जो जुड़ा हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू, it is related to agriculture also, harvesting season also. Then Pongal, ये तमिलनाडु का त्योहार है। दुर्गा पूजा, we all know that is the famous festival of, yeah, very rich festival of West Bengal. Then Bihu, that is from Assam. Bihu is celebrated at Assam at a large scale. Then छठ पूजा जो अभी होने ही वाली है, वो बिहार का मुख्य त्योहार है, और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश इवन मध्य प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। देन लोसार सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन उगड़ी, दैट इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। So we need to make a small search about all these festivals. This is not only about the EVS portion of this CTET paper 1 exam, but it is also the part of the variety of culture and festivals we have in our country. So we must know about it, that we can face all related questions not only in CTET but in all the other exams where GK is important. और एक कंट्रीमैन होने के नाते भी, एक देश का नागरिक होने के नाते भी हमें इन सब के बारे में पता होना ही चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के चैप्टर में, आज के डिस्कशन में इतना ही था। एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। टॉपिक का हेडिंग था थिंग्स वी डू, उसमें हमने समझा कि प्रोफेशन क्या होता है। तो ऐसा कोई भी काम जिससे हमें अर्निंग होती है,
जिसके लिए ट्रेनिंग और पर्टिकुलर स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो हमारे लाइवलीहुड का सोर्स है, उसे हम प्रोफेशन कह सकते हैं। फिर अलग अलग तरह के प्रोफेशंस के बारे में हमने बात की, जैसे मैकेनिक, ब्लैक स्मिथ, कॉबलर, देन इंजीनियर, लेबर, पोस्टमैन एंड सो ऑन। फिर हमने स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है या सबसे बड़ी मात्रा में भारत में नौकरियां देने वाला सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसके विषय में बात की। हमने समझा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइवलीहुड जनरेट करने में भारत के 65 से 70% जनसंख्या के लिए, है ना। तो ये बड़ी बात है, इसके लिए हमने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स पे बात की। और फिर हम आ गए स्पोर्ट्स के बारे में, भारत के फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में हमने बात की, चाहे वो मेजर ध्यानचंद हो। देन हॉकी के दूसरे भी प्लेयर्स काफ़ी फेमस हुए हैं। फुटबॉल के बारे में बताया नहीं गया है यहाँ पर। यस। भाईचुंग भूतिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। अभी एक फेमस जो फुटबॉल प्लेयर है, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जो भारत के कैप्टन है, उनके जो ओवरऑल इंटरनेशनल गोल्स हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। छेत्री खेत्री करके हैं, उनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जो भी हो, फुटबॉल के बारे में यहाँ बात नहीं की गई, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है। यस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस में, रेसलिंग में। और फिर हमने कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में एक ब्रीफ बात की। फिर डांस फॉर्म्स, जो डांस फॉर्म होता क्या है, और भारत के अलग अलग जगह के अलग अलग डांस फॉर्म्स के बारे में हमने बात की। तो that all we discussed today. Then we discussed about festivals, famous festivals of different places in the country. We talked about all different festivals which are celebrated at a large scale at different places of the country, at different states of the country. And we can go through certain number of questions that Mohiniyattam is a dance form of। अभी हमने देखा इन्हीं चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट कर सकते हैं। देन मेखेला चादर इज द ड्रेस विच स्टेट, ये कल शायद हमने डिस्कस किया था। उस दैट वाज द थिंग्स वी मेक, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये स्पेसिफिक जो ड्रेस कोड है या ड्रेस ट्रेडिशनल ड्रेसिंग है अलग अलग जगह की, उसके बारे में हमने बात की थी। यू कैन फाइंड इट। एंड लोसार इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, ये अभी हमने देखा। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ये हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कवर किया है, तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। देन कर्नल कर्णम मल्लेश्वरी इज अ फेमस नेम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सो आप इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ पोस्ट करें। आज के लिए इतना ही, मैं मिथुन अब विदा लूंगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर इसमें फैक्ट्स थे, एक्सप्लेनेशन जैसा बहुत कुछ था नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे किसी तरह से इसे हमारे जो मेमोरी है उसमें हम बाइंड कर सकें, कनेक्ट कर सकें, जो चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं उसके साथ। या पॉसिबल हो तो थोड़ा-सा हम वीडियो सर्च करें, इन वीडियोज़ को देखें, ताकि हम आसानी से इन सभी बातों को याद रख सकें, और चाहे सीटेट की एग्ज़ाम हो या दूसरी किसी एग्ज़ाम में भी इससे रिलेवेंट कुछ भी पूछा जाता है, तो उसको हम आंसर कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।